Start, madam. Okay, sir. Good morning, children. मैं सरिता सक्सेना, लेक्चरर फिजिक्स, आरपीवीवी आईपी एक्सटेंशन, आपको चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगी। चैप्टर की शुरुआत हम हमेशा की तरह इस स्लाइड से करेंगे। गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपना स्क्रीन रिफ्रेश करें, फुल स्क्रीन में देखें। चैट बॉक्स को केवल आप डाउट्स के लिए यूज करें। क्लास शेड्यूल, असाइनमेंट्स, रिकॉर्डेड सेशंस, सेशन में डाउट करने का लिंक आपको aspiration.ai पर मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे मेल एड्रेस दिया हुआ है, आप सपोर्ट टीम को मेल कर सकते हैं। इसके बाद हम डाउट सेशन लेंगे। मेरे पास पिछले क्लास के कुछ डाउट्स आए हैं, मैं एक एक करके सभी डाउट्स लूंगी। फर्स्ट डाउट है अभिषेक का। रिस्पेक्टेड सर, आई हैव अ क्वेरी। वी हैव 3 concentric shell of radius r, 2r and 2r. If the second shell of radius 2r is earthing, then what is the charge on second shell? बेटे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में और जो डाटा दिया हुआ है वो ठीक नहीं है। आप कॉन्सेंट्रिक शेल्स में 2 कंसेप्ट्स मेनली ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स करते समय। एक तो इंडक्शन ऑफ चार्ज और दूसरा केस ऑफ अर्थिंग। यदि ये आपको क्लियर है, इंडक्शन ऑफ चार्ज आपको पता है कि किसी चार्ज के पास कोई भी प्लेट हम रखते हैं तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वो कंसेप्ट आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। और अर्थिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अर्थिंग करने पर चार्ज 0 हो जाता है। इन दोनों कंसेप्ट्स के साथ आप बेटे वेल फ्रेम्ड क्वेश्चंस ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और फिर कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में दें। सेकंड क्वेश्चन है रोहित कुमार और मयंक, इन दोनों का क्वेश्चन लगभग एक सा है। ये कहते हैं प्लीज अपलोड फिजिक्स नोट्स चैप्टर 2। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इट इज नेसेसरी, आई होप यू विल पे अटेंशन। बिल्कुल आपके बात पर अटेंशन पे करेंगे बच्चे। हम लोग एस्पायरेशन टीम हमारे साथ ही है और आपकी इस समस्या को हम अवश्य दूर करेंगे। तीसरा स्टूडेंट है जिनका डाउट है ज्योति सोनी। सर, कैन यू एक्सप्लेन how could we decide whether the connection of the capacitor is in series or in parallel? बेटे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आप 2 बात ध्यान रखेंगे। सीरीज में ध्यान रखेंगे, पहले हम सीरीज की बात करते हैं। सीरीज कनेक्शन में चार्ज will remain same irrespective of their capacitances.
कैपेसिटेंस कुछ भी है, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट है। सपोज कीजिए 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड के आपके पास दो कैपेसिटर हैं, तो सीरीज में है, इन पर चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा। स्पेशल केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि कैपेसिटर सेम हो, कोई बात नहीं, कैपेसिटर सेम है तो चार्जेस भी हमारे सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप भी हमारा सेम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस डिफरेंट है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, चार्ज डिफरेंट है। इसका भी एक स्पेशल केस है, सेम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस इक्वल हो, C1 इज इक्वल टू C2, सपोज दो कैपेसिटर्स हैं, उस समय V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा और Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा। बस आपने मेनली बेटे दो बातें ध्यान रखनी है कि हमारे चार्जेस सेम रहेंगे सीरीज में पहले तो, और पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा हमारा पैरेलल में। ये दो बात, उसके बाद आप स्पेशल केसेस को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, देख लीजिए कैपेसिटर्स सेम है तब हमारे तीनों चीजें सेम हो जाएंगी। एक लास्ट डाउट है अमन वर्मा का, आई हैव डाउट इन स्फेरिकल कैपेसिटर्स एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। हाँ बेटे, स्फेरिकल कैपेसिटर आपने बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, उसको आप ध्यान से पढ़ें, ये आपके एक्चुअली कोर्स में नहीं है, पहले उसका कंसेप्ट बिल्डअप करें, हायर क्लासेस में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जहां तक इतना आप समझ सकते हैं कि इनकी शेप्स अलग होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं, एक को चार्ज दिया जाता है और दूसरी पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा डाउट सेक्शन खत्म होता है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा सेकंड यूनिट में है और चैप्टर 3 एनसीईआरटी में ये आती है। अभी हम ये सेशन जो शुरू करेंगे, क्योंकि ये नया चैप्टर है, तो इसमें ये चैप्टर बेटे आपके क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जैसा ही है। वहां पे आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में इसके काफी टॉपिक्स के आपको बेसिक टर्म्स पता है। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इसमें आपको 10th और 11th का थोड़ा थोड़ा याद आएगा। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन, इस लेट्स ट्राई सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दें, तो हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसे हम आज यहीं पर ही पहले ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें आगे का स्लाइड्स को समझने में मदद करेगा। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड। आप बच्चों चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको बाद में लेंगे। यदि आप, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड in the electric circuit to measure potential difference between the 2 points. आपको इसमें बताना है कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर, 10 to the power -6 एम्पियर। आप आराम से सोच लें, इसे हम बाद में ले लेंगे। चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इसमें आपको ये बताना है कि 10 मिनट्स में करंट 0.5 एम्पियर ड्रॉ करता है फिलामेंट से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। इससे आप आराम से देख लें। हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बच्चों। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। चार्जेस रेस्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस आर इन मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जैसे एक कार है, उसके अंदर हम बैठे हैं और 50 किलोमीटर पर आवर से वो कार चलती जा रही है, ना वो स्पीड अप हो रही है ना वो स्पीड डाउन हो रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी धीरे धीरे, आप कह सकते हैं खिसक खिसक कर होता है, जो हम टर्म यूज करते हैं आम भाषा में। एक ब्रांच आप और इस फिजिक्स की पढ़ेंगे इसमें, जिसमें चार्जेस एक्सीलरेटेड मोशन में मूव करते हैं। ये आप अभी क्लास 12 के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन का क्या मतलब है बच्चों? एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि चार्जेस स्पीडिंग, चार्जेस या कोई भी मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है तो वो स्पीड अप हो रहा है, स्पीडिंग अप। कोई बॉल नीचे गिर रही है तो वो भी हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये टर्म रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, 1500 coulomb charge flowing through an electric iron for 5 minutes, then electric current drawn by filament of electric iron is 1500 upon 300 is equal to 5 ampere. बेटे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज हमारा यूनिट टाइम में कितना किसी एरिया से पास हो रहा है। मान लीजिए 1500 कूलम चार्ज है जो इलेक्ट्रिक आयरन में 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का मतलब क्या है, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड के लिए पास होता है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास होता है। तो जैसे यूनिटरी मेथड करते हैं हम लोग कि 300 सेकेंड्स में 1500 कूलम पास होता है, तो एक सेकेंड में कितना पास होगा? तो एक सेकेंड में 1500 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सिंपल यूनिटरी मेथड। करंट बच्चों हम यूजुअली दो टर्म्स में पढ़ते हैं, दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। ये हमारा एवरेज करंट एक तरीके का, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है, एवरेज करंट ही है, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू passing through conductor in a time delta t. Delta t means between t and, मान लीजिए between 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज पास हुआ। तो वो 5 सेकेंड से 7 सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड में, बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा t। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है I average is equal to delta q upon delta t. Instantaneous current is the amount of charge passing through a conductor at a moment. बच्चों एक मोमेंट पर, एक इंस्टेंट पर हमें निकालना है। सपोज 5 सेकेंड पे कितना करंट है, 7 सेकेंड पे कितना करंट है, तो उसके लिए हमारा एक इंस्टेंट हो गया। तो उसको निकालने के लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हम क्या निकाल देते हैं, dq अपॉन dt। इस टर्म में जब भी हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, छोटा सा चार्ज छोटे से टाइम में, I instant is equal to dq अपॉन dt। इसका यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। क्यू का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व करेंगे। आपने डायमेंशंस क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 11th में डायमेंशंस पढ़ा हुआ है, करंट और चार्ज। इसका डायमेंशन निकाल के बताइए आप। एक बात ध्यान रखेंगे बेटे इस क्वेश्चन में कि आपको
फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर होना चाहिए। डायमेंशन हमारी हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में होती है। इस कंसेप्ट को आप पढ़ चुके हैं। चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं क्या डायमेंशन होगा इसका। करंट, मैं करंट का आंसर जानना चाह रही हूं। करंट, यस, तुषार ने सही आंसर दिया है। करंट का डायमेंशन क्या सही है तुषार? करंट का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। हिमांशु एटी बता रहे हैं। डायमेंशन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। आप एम्पियर ना बताएं, डायमेंशन बताएं। यस, थोड़ा सा याद करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज, करंट का डायमेंशन। हम अभी करंट के डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ करंट का डायमेंशन बताएं बच्चों, जिससे मुझे चेक करने में आसानी रहे। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, वेल डन, बहुत सही। हाँ, चार्ज, अब बारी आती है चार्ज की, फिर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। यस, टाइम ओवर फॉर करंट। यस, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। ए इज द राइट आंसर। यस, चार्ज। चार्ज पर आ जाएं बच्चों। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? ए, नो। और देखिए चार्ज, आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, पहले इसको आप माइंड में रखिए, उसके बाद आप ठीक डायमेंशन। यस, आंसर आने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 80, बहुत बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं। वही बात मैं बच्चों आपको बता रही हूं कि आप जब भी डायमेंशन निकालेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का कंसेप्ट जो आपने 11th में पढ़ा है बच्चों, उसे आप ध्यान रखेंगे। यस, सही आंसर, बहुत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बताते हैं इसका सोल्यूशन। आप चैट बॉक्स से स्लाइड पर आ जाइए। राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट एंड चार्ज था। देखिए सही फॉर्मूला, सभी बच्चे खुश हो जाएं जिन्होंने डायमेंशन करंट का डायमेंशन ए बताया। इसका लिखने का तरीका आपने सीखा हुआ है। एम नॉट एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0 ए, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। 11th में बहुत क्वेश्चंस किए होंगे आपने इसके ऊपर। आंसर 2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छा बेटे। स्लाइड पर आए, एक बार समझ लें। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप हमेशा सबसे पहला पॉइंट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का याद रखेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड। फंडामेंटल टर्म्स में ही हमें डायमेंशन निकालना होता है। चार्ज ऐसा लगता है कि फंडामेंटल है, लेकिन चार्ज हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लिस्ट हमें मिली हुई है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में है। तो करंट के टर्म्स में हम चार्ज को चेंज करेंगे बेटे। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो बच्चे C अपॉन टी आंसर दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हमारा ये इस फॉर्मूले में C तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कोई है ही नहीं बेटा। Q इज इक्वल टू आई टी। और इस तरह से करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी भी बच्चों गलत नहीं होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम T लिखिए, उसके बाद आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज एम नॉट एल नॉट ए टी, जिनका आंसर 80 है। ये तो M0 L0 तो हम लिख देते हैं क्योंकि ये एक पैटर्न है लिखने का। मेन तो हमने जो निकाला है वो क्या है? 80। वेरी गुड, वेल डन। Abhinav, so many students have given very good answer, right
राइट आंसर, और जिनका गलत है बेटे वो आप केवल ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि जब भी हमसे डायमेंशन पूछी जाती है हम भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं लिखते समय कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही होती है। इसकी डेफिनेशन ही ये है कि कितनी पावर रेज हुई, हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से पता लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक क्वेश्चन और लिया है बच्चों, 6 into 10 to the power 17, इसको मैं समझाती हूं आपको, ठीक है। 6 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 into 10 to the power 7, कितने समय में, पर मिनट मतलब 1 मिनट में। जब भी कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, एक बेटे यदि आप चाहते हो कि आपका न्यूमेरिकल सही हो तो फिर मैं इस बात पर, आपको एक्चुअली आता है लेकिन करने का तरीका हम गड़बड़ कर देते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं आपको यही बात बोलूंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप की हर प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, स्टेप्स को स्किप ना करें। तो यहां देखिए बेटे, सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूंगी, गिवन। गिवन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने लिखना ही है, तो उससे आपका क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। गिवन है 6 into 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिख दीजिए जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 17 पर मिनट। पर मिनट क्या है, थ्रू एन एरिया पर मिनट टाइम है, हमने टाइम भी लिख दिया 1 मिनट। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैंने बोला आपको 2 स्टेप्स सही रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। पहला स्टेप आपने गिवन लिखना है, दूसरा स्टेप है आपको इसको एसआई यूनिट में चेंज करना है। आपको मिनट में दे सकते हैं, आपको घंटे में दे सकते हैं, आपने तो उसको सेकंड में बदल लेना है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 2 बातें समझ आ गई आपको बच्चों। अब हम इसका सॉल्यूशन, अब जब हमने 2 लिख दी, ये आ गया जी इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया टाइम। आपने सोचेंगे मैडम आपने तो क्वेश्चन फॉर्मूला बताया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, जो नहीं दिख रहा उसके बारे में सोच लेते हैं, कहीं हमने पहले तो नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है पहले भाई, क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, एन तो हमें दिया हुआ है और E हमें पता है, तो Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और n का मतलब है 6 into 10 to the power 17, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, और 1.6 into 10 to the power minus 19 हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यदि आपको वैल्यू नहीं याद है तो बेटे इसे याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होगी, फिजिक्स में भी यूज होगी, तो ये आप इस वैल्यू को लर्न कर लीजिए। पेपर्स में भी दी होती है लेकिन पलटो देखो टाइम लगता है, फौरन याद हो जाए तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो एन ई और टी, टी हमने सेकेंड में चेंज किया हुआ है, टी में रख दिया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इस तरह से हमारा ये सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 16 मिली एम्पियर। इसे आप इस तरह के क्वेश्चंस आप ढूंढिए और इनको प्रैक्टिस करिएगा स्टेप बाय स्टेप बच्चों। गिवन भी लिखेंगे और दूसरा पॉइंट एसआई यूनिट में जरूर चेंज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट हो सकता है। जो क्वांटिटी नहीं दी गई है उस क्वांटिटी के लिए फिर सोच लेंगे, भाई इस क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला हमें याद है, हाँ याद है, उस फॉर्मूले से हम इसको फर्दर एन अपॉन टी में लिख देंगे, और इस तरह से ये हमें 16 मिली एम्पियर आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल और है बेटा, जो हमने एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताया था। आप उस फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम, कोई क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। इंस्टेंटेनियस करंट आपने फॉर्मूला याद नहीं होगा तो लिख लीजिए डी क्यू अपॉन डी टी मैंने बताया था, और आई एवरेज मैंने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बताया था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चेक बॉक्स में पहले मैं देखूंगी बच्चों इसका आई इंस्टेंट का, तो पहले आप आई इंस्टेंट निकालिए, आई इंस्टेंटेनियस कितना आएगा। यस, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू अपॉन डी टी, बेटा डिफरेंशियल कर दीजिएगा, हिंट दे देती हूं,
विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा। एट टी इज इक्वल टू 3। Yes, very good. Correct answers are coming. Piyush, Rahul, Sonia, Muskan, Himanshu, Piyush, Harsh. Very well done. बच्चों बहुत अच्छा, excellent, excellent going. Very nice. देखिए आपने खुद किया, मैंने कुछ नहीं बताया। 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। आपने खुद किया है इस क्वेश्चन को। वेरी नाइस बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी यू आर गिविंग राइट आंसर योरसेल्फ। आपको डिफरेंशियल आता है। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस आंसर्स आर कमिंग। 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। 10 एम्पियर, जबरदस्त। अभिनव, सीमा, मैं सबके नाम नहीं बोल पाऊंगी, इट्स मूविंग वेरी फास्ट, बट मेरा सभी बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूं मैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए आपके लिए। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। 10 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। आई एवरेज, चलिए आपको इसका आंसर बता देती हूं पहले। आई इंस्टेंट, क्या देखिए आपने ऐसे ही किया है। स्लाइड पर आ जाएं बच्चों। 9 एम्पियर नहीं है बेटा, 10 एम्पियर। बहुत बढ़िया। देखिए आपने इसी तरीके से किया है और ये आपने खुद किया है। सबसे अच्छी बात है आपने खुद किया है। डी क्यू अपॉन डी टी, जो बच्चे एक बार इसको समझ लें, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। इंस्टेंटेनियस हम t के विद रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशियल कर देंगे बच्चों, और डिफरेंशियल करने के बाद ये 2t प्लस 4 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 3 की वैल्यू रखेंगे, 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। आई एवरेज, नाउ द टाइम इज फॉर आई एवरेज। आई एवरेज फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। फॉर्मूला में आपको बता लिख भी दिया यहाँ पे। देखिए आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सही आंसर बताइए इसका। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, 9 एम्पियर। वाह बहुत बढ़िया बच्चों, 9 एम्पियर आंसर इज कमिंग। बिल्कुल 9 एम्पियर ही है जो मैं आप पूछ रहे हैं, 9 एम्पियर ही है इसका सही आंसर। 9 एम्पियर। वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत अच्छा। 9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चों का एक दो बच्चों का गलत आ रहा है बेटे, वो आप ऐसा कीजिए, क्यू की वैल्यू हमें रखनी है डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू आपको क्या पता है, नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। टी इज इक्वल टू 3 पर क्यू की वैल्यू इससे निकालिए, 3 क्यू इज इक्वल टी इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद बच्चों टी इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालिए क्यू की, और 3 की वैल्यू में से 2 की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। डेल्टा टी 3 माइनस 2, 3 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 एम्पियर। वेरी गुड, वेल डन बच्चों, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। इसके सॉल्यूशन को एक बार दिखा देती हूँ बच्चों। आपका सही आया है आंसर 9 एम्पियर। क्यू की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से पहले t इज इक्वल टू 3 पर रख दी, उसके बाद q की वैल्यू हमने सेम जो हमें q फॉर्मूला ये दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 यहाँ रख दी, 3 माइनस 2, और इस तरह से 26 माइनस 17 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। आगे बढ़े बच्चों, वेल डन बच्चों। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पर स्विच हो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अभी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स में जो इंसुलेटर्स में नहीं होता कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। बेटे मैटर, कोई भी पदार्थ, मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे एटम्स हैं उसके अंदर। कितने हैं, कितने इमेजिन कर सकते हैं हम? बहुत सारे का मतलब कितने, हम इमेजिन करने में भी हमें दिक्कत होगी
1 ग्राम पानी आप इमेजिन करिए, एक स्पून में जो हम खाना खाते हैं 4 से 5 ग्राम पानी आता है मुश्किल से। तो 1 ग्राम पानी उसका 1/5 पार्ट स्पून के पानी का, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अमाउंट देखिए 10 टू द पावर 22। इतना डेंस मॉलिक्यूल्स छोटे से पानी में, छोटे से वॉल्यूम में, और उस पर भी उनका जो मूवमेंट है बहुत सारे। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो और भी ज्यादा होंगे। तो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह से वो रैंडमली, ये रैंडम मूवमेंट है इन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ऐसे ऐसे ये रैंडमली मूव कर रहा है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप सोचिए क्या कितना रैंडम मूवमेंट होगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इतने स्पीडली मूव कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट है, नेट वेलोसिटी क्या बहुत ज्यादा है? नेट वेलोसिटी इनकी 0 होती है बेटा। आप सोचेंगे क्यों भाई 0 क्यों होती है? देखिए आप इसको बेटा इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम कोई तार, मेटेलिक वायर अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हमें करंट तो नहीं लगता ना। सिंपल वायर को हमने पकड़ा तो करंट नहीं लगता, इसका मतलब करंट तो 0 है। ये बात तो पक्की हो गई कि इसके अंदर करंट 0 है। अब हमें ये समझना है कि इतना रैंडमली मूवमेंट के बाद भी नेट वेलोसिटी 0 क्यों आ रही है। ऐसा मान लिया जाता है बेटे कि इलेक्ट्रॉन एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कोई ना कोई जितने इतने सारे मूवमेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग व्हेन वी आर सेइंग इलेक्ट्रॉन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इस तरह से नेट वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की काउंटर हो जाती है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की फर्दर जो अपोजिट साइड में मूव कर रहा है। और इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी 0 होती है। नेट वेलोसिटी 0 है तो करंट भी 0 है। इसलिए कोई भी तार हम पकड़ रहे हैं, मूवमेंट तो चल रहा है थर्मल एनर्जी की वजह से, लेकिन नेट वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। नेट वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसमें कोई हमें करंट नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे? करंट नहीं मिल रहा, हमें तो करंट चाहिए क्योंकि हमें उसको यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, इसके दोनों सर्कुलर जो साइड्स हैं, 2 ओपन सर्कुलर साइड्स हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी दोनों ओपन साइड्स पे हम 2 डिस्क लगा देते हैं बेटे। लेफ्ट साइड पर प्लस क्यू चार्ज की लगा दी और राइट साइड पर हमने माइनस क्यू चार्ज की। अटैचिंग 2 सर्कुलर डिस्क having charge plus q and minus q at the ends of conductor। जब जैसे ही हमने डिस्क लगाई, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए, पॉजिटिव से वो रिपेल होगा, तो डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी। तो हमने क्या किया कि 2 डिस्क ली, एक डिस्क प्लस क्यू चार्ज की और एक डिस्क माइनस क्यू चार्ज की, और सिलिंड्रिकल कंडक्टर के दोनों सर्कुलर एंड पर इन डिस्क को फिट कर दिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमारे पास मैनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ इस पॉजिटिव डिस्क की तरफ मूव कर गए। पॉजिटिव डिस्क की तरफ मूव कर गए तो ये पॉजिटिव डिस्क को मूव किए और उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया चार्जेस को। अब आप कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन मूव किया तो करंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वेरी शॉर्ट, बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, 9.1083 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इसका वेट है, बहुत हल्का है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसको, एकदम वो प्लस क्यू डिस्क की तरफ गया और उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बहुत छोटा सा एक करंट डेवलप हुआ बहुत छोटे टाइम के लिए और खत्म हो गया।
इस तरह का जो करंट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसिएंट करंट। ये स्टेडी नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा आया और खत्म हो गया। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी अ करंट फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल नोन एज ट्रांसिएंट करंट। अब हमें स्टेडी करंट चाहिए, क्या करें स्टेडी करंट के लिए, क्योंकि हमें तो काम लेना है करंट से। तो स्टेडी करंट के लिए हम सेल्स या बैटरीज को यूज करते हैं। एक बार इसको रीड करेंगे जो मैंने लिखा है। देखिए यहां पर हमने बैटरी लगा दी, ये कंडक्टर दिखाया है मैंने, और यहां हमने बैटरी लगा दी। जब हमने बैटरी लगा दी तो हमें करंट मिलने लगा। अब क्या हुआ, यहाँ हमने मान लीजिए ये कंडक्टर है, इधर हमने बैटरी लगा दी, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास मैनी है, मैंने आपको बताया कितना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है कंडक्टर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये हमने कंडक्टर दिखाया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे मूव करने लगे। इसमें दिखाया है, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगे। अब करंट का डायरेक्शन बच्चों कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है। कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, सेमीकंडक्टर है, हम तो बहुत चीजों से करंट लेते हैं। केवल कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन ये कन्वेंशन शुरू से चली आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज को ही हमने डायरेक्शन ऑफ करंट इंटरनेशनल वाइड यूज करना है। तो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को हम इसका अपोजिट फ्लो मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में भी मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है, समझाने की। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमने सेल दिखाया है। अब जो रेड है ये मैंने कन्वेंशनल करंट दिखाया है, और ये रेड जो है ये कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कन्वेंशनल करंट है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट ही हम दिखाएंगे, वर्ल्ड वाइड यूज जो होगा हमारा होता है वो कन्वेंशनल करंट ही यूज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, 11th में पढ़ी है बेटे आपने स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, याद आया? स्केलर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? आंसर दें बच्चों। स्केलर, वेरी गुड, आंसर इज कमिंग। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? डायरेक्शन तो होता है इसमें, डायरेक्शन होता है तो ये वेक्टर भी हो सकती है। स्केलर, आंसर कमिंग इज स्केलर, वेक्टर, वेक्टर भी आ रहा है, स्केलर, वेक्टर। स्केलर, स्केलर, यस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। इसको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी बच्चों, स्लाइड पर आए। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, scalar quantity, this is the right answer। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि अभी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बेटे वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए ही, साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको भी ये जस्टिफाई करना चाहिए। For example, 2 ampere current and 3 ampere current are flowing in two different wires. Resultant current, when this is the wire, another wire, then the resultant current coming in this wire will be 5 ampere, irrespective of this angle. Angle से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल हम कितना भी कर दें। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपको फॉर्मूला याद होगा, to under root a square plus b square plus 2ab cos phi।
वहां उस इसमें मैग्नीट्यूड में वो फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड हमारा एक्सपेरिमेंटली सही नहीं आता है, इसलिए ये वेक्टर ऑफ एडिशन को एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर कहा जाता है। सो राइट आंसर स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। फिर से गाइडलाइंस हैं बच्चों आपके लिए, आप ध्यान रखें, फुल स्क्रीन में देखें, चैट बॉक्स को केवल डाउट सेक्शन के लिए ही यूज करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। aspiration.ai अकाउंट में आपको क्लास शेड्यूल, असाइनमेंट, रिकॉर्डेड सेशंस, सबमिट डाउट सेक्शन मिलेंगे। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आप सपोर्ट चाहते हैं, तो ये बेटे मेल एड्रेस नोट कर लीजिए, support@clef.in, support@clef.in, यहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, 10th क्लास की याद आई होगी आपको, इस टॉपिक से आपने पढ़ा हुआ है। जॉर्ज साइमन ओम in 1828 gave relationship between current and voltage which was termed as Ohm's law. जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप दी, एक फॉर्मूला दिया। करंट और वोल्टेज एक दूसरे से, क्या करंट को, वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, क्या वोल्टेज को कम करने पर करंट कम होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली किया और एक कंक्लूजन दिया। उस कंक्लूजन को ओम्स लॉ माना गया। देखिए, ओम्स लॉ स्टेट करता है द करंट आई फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to the potential difference V applied across its ends, provided the other physical conditions remains unchanged. इस तरह से बेटे इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि एक बैटरी है, आपका ये एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में भी है, एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में पहला ही सेक्शन ए में एक्सपेरिमेंट है ये, जिसे आप लेबोरेटरी में करेंगे। ये कंडक्टर है, रेजिस्टर वायर लगा देते हैं यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, सीरीज में अमीटर लगाया हुआ है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब है वेरिंग रेजिस्टेंस हमें जो भी चाहिए वो हमें इसको स्लाइड करने से मिल जाता है। यदि हम सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल हमें अलग अलग रेजिस्टेंस वायर्स को बार बार यूज नहीं करना पड़ता है, सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट लगा देते हैं और इसको यहाँ स्लाइड होता है, टच होता है, इसको मूव करने से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर डिजायर्ड रेजिस्टेंस ला सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ओम्स ने देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस को कम किया वोल्टेज बढ़ गई तो करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस को ज्यादा किया वोल्टेज कम हो गई तो करंट भी कम हो गया। इस आधार पर उन्होंने कंक्लूड किया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम ये भी लिख सकते हैं V is directly proportional to I. Therefore, V is equal to IR. R क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी। आपने पढ़ा होगा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये R is constant of proportionality and is called resistance of conductor. Unit of R is ohm और symbol ओमेगा। इस तरह से हम इस सिंबल को देते हैं, यूनिट ऑफ आर ओम एंड सिंबल ओमेगा साइन में हम इसको लिखते हैं। ओम का फिजिक्स में क्या मीनिंग है, ये तो हमने साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट के लिए इस सिंबल को ओम का नाम दिया, लेकिन ओम का फिजिक्स में क्या मीनिंग है? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। इसे आपने जरूर याद रखना है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर दो बातें आप लिख लीजिए कि एक फॉर्मूला निकल के आ गया जो आपके नोट्स, आपके पास नोटबुक होगी, V इज इक्वल टू IR।
R ohm, symbol ये ओमेगा, and 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. इसको इससे भी समझ सकते हैं बच्चों, एक ऐसे आपको समझाने के लिए, V is equal to IR, V is equal to IR, I is equal to V upon R, R is equal to V upon I. ये देखिए, इसमें ये दिखाया गया है कि वोल्ट हमें किससे मिलता है, बैटरी से, सेल से, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, करंट मिल रहा है, जैसे पुश करने से आप क्या मिल रहा है, तो वोल्ट इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स विच इज लीडिंग करंट, एंड ओम क्या करता है, ओम रेजिस्ट करता है, इसके पुश, इस करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट करता है. तो ये आपको समझने के समझ में आने के लिए ये एक स्लाइड बनाया था. नेक्स्ट है, जब आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह के एपरेटस आप यूज करेंगे बच्चों, आपको दिखाने के लिए. जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमने देखे हुए थे, पढ़े थे. जो हम सेल यूज करते हैं बच्चों लैब में, सेल की जगह लैक्लांशिये सेल, डेनियल सेल बनाने पड़ते हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं देते, डिस्चार्ज होते जाते हैं, तो बैटरी एलिमिनेटर यूज करते हैं. इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, ये 0 to 12 वोल्ट तक यूजुअली होता है, हमारी डिजायर्ड वोल्ट इससे मिल जाता है, और प्लग इन करने पर ही ये काम करना शुरू कर देता है. अमीटर, ये शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए. वोल्ट मीटर, एंड ये रेजिस्टर्स, यहाँ पर हम रेजिस्टर वायर जो हम यूज करते हैं, कंडक्टिंग वायर, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसमें हम ये नाइक्रोम वायर यूज कर सकते हैं, कार्बन रेजिस्टर यूज कर सकते हैं, या आपको फेमिलियर हो जाए इसलिए ये स्लाइड बनाया गया. रियोस्टेट बेटे देखने में ऐसा होता है, और ऊपर स्लाइड टच होता है, इसको मूव करने से हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाता है. यहाँ जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें वायर, क्वाइल्ड वायर होता है, बहुत टाइटली बाउंड होता है, ठीक है. इस रियोस्टेट का यूज आप प्रैक्टिकल में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रैक्टिकल्स करेंगे यूजुअली ये यूज होता है, और इसको हम वेरी डिजायर्ड रेजिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरा यूज होता है इसका बच्चों पोटेंशियल डिवाइडर की तरह. पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे, एज इट विल बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, तो इसे आप जल्दी ही अपनी लेबोरेटरी में करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पर जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम ग्राफ भी होता है, ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि हमने बताया कि ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ स्टेट करते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो जैसे जैसे V को हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर I की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. ग्राफ से भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. यदि आपने खाली ग्राफ प्लॉट किया है वैल्यू से, तो सीधे ग्राफ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. कोई भी स्ट्रेट लाइन पर दो कन्वीनियंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि वैल्यू हमें आराम से दिख रही है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू आराम से यदि दिख रही है, कोई भी दो कन्वीनियंट पॉइंट्स आप ले लीजिए, और उनसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ से इधर ड्रॉप कर दीजिए. तो ये वाला पोर्शन जो आपको देगा, ये डेल्टा V देगा, और दिस पोर्शन विल गिव यू डेल्टा I. डेल्टा V हमें मिल गया, डेल्टा I हमें मिल गया, तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी. ये सब आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे, और ये थ्योरी का भी पार्ट है. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चों. जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस को भी हम देख लेते हैं. जी, ये जो ओम्स लॉ है बेटा, इसका यूज हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, जैसे हीटर्स हैं, आपने हाई टेंशन वायर देखे होंगे ऊपर, ट्रांसमिशन लाइंस, पावर हाउस से करंट आ रहा है घर तक, सिटी तक, हाई टेंशन वायर, और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट्स लाइक रॉकेट्स, स्पेसशिप, इनमें भी ओम्स लॉ का यूज होता है. हीटर्स तो हम आम घरों में देखते हैं सर्दियों में. इसमें बेटे दिस हैव अ मेटल कॉइल विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस की मेटल कॉइल लगी होती है, और ये सर्टेन अमाउंट ऑफ द करंट को फ्लो करने देती है अपने अंदर, जिससे कि जितना हमें हीट चाहिए, आपको पता है करंट से हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो करंट से हम हीटिंग
हीट जनरेट कर सकते हैं, हीट को यूज कर सकते हैं, उस हीट को यहाँ पर यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें लगाया जाता है जिससे कि उतना ही करंट उसके अंदर फ्लो हो, जिससे हमें जितना हीट चाहिए वो हीट हमें मिल जाए। नेक्स्ट यूज देखिए, बहुत ही आप घरों में आम देखते हैं, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन के अंदर रेगुलेटर होता है बेटे, स्पीड ऑफ सीलिंग फैन वो हम रेगुलेटर से रेगुलेट करते हैं। तो वो उस रेगुलेटर के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस लगा होता है जिससे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट मिलता जाए। तो सीलिंग फैन में भी हमारा ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रिक केटल, आपने इस तरह की इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी बच्चों। इलेक्ट्रिक आयरन आम हम घरों में यूज करते हैं, इनसे भी हमें हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो इनके अंदर भी काफी रेजिस्टर्स हैं, लॉट ऑफ रेजिस्टर्स इन दैम, and resistors limit the amount of the current to flow through them to provide the required amount of heat. हमें बेसिकली हीट चाहिए, हीट के लिए उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि हम करंट को लिमिट कर सकें। तो ये हमारे एप्लीकेशन, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन और हीटर्स हमने पिछली स्लाइड में देखा, और भी सो ऑन, लिस्ट इज बिग, बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी भी लॉ के एप्लीकेशंस हैं, यूज हैं, तो लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? ओम्स कहीं कहीं ये नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाने लगता है। कहाँ दिखता है वो हम अभी पढ़ेंगे। हमें पता है कि ओम्स लॉ इज वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस एज पर ओम्स लॉ। बट क्या रेजिस्टेंस हर समय, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ओम्स लॉ का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने कोई गुड कंडक्टर उसके अंदर लगा दिया, मेटल लगा दिया, मेटेलिक वायर लगा दिया, तो क्या रेजिस्टेंस हर समय कांस्टेंट रहेगा? रेजिस्टेंस हर समय कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ कैसे जस्टिफाई होगा? रेजिस्टेंस तो वी और आई की वैल्यू जब एक साथ बढ़ेगी, V बढ़ा, I बढ़ा, तभी हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। V कम हुआ तो I भी प्रोपोर्शनेटली कम हुआ, तभी हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम। When the current passes through a material like good conductors के अंदर से जब करंट पास होता है तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। When the temperature of the material, अब गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल चेंज, आपने पहली लाइन पढ़ी होगी, फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट ओम्स लॉ में। तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। When the resistance change and we divide the voltage across the resistor by the current passing through it, we will not always get the same value of resistance. Resistance की वैल्यू सेम नहीं आएगी, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से सेम आनी चाहिए। V वर्सेस I ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ग्राफ देखिए, ये देखिए ग्राफ है V वर्सेस I, जो ब्लू कलर की सॉलिड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये ब्लू कलर की सॉलिड लाइन हमारी गुड कंडक्टर की ग्राफ प्लॉट है, जो हम प्लॉट किया गया है। ये ओम्स लॉ से डेविएट कर गई, ओम्स लॉ तो स्ट्रेट कहता है। तो ये लिमिटेशन है बेटा कि गुड कंडक्टर में हमें सॉलिड लाइन दिख रही है, गुड कंडक्टर में हमें ओम्स लॉ जस्टिफाई नहीं होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट लिमिटेशन, बेटे ये है डायोड। डायोड का नाम तो आपने सुना है, लेकिन डायोड आपने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन लिमिटेशंस में केवल आप ये मान लीजिए कि जो डायोड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज करते हैं।
तो डायोड का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट, तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहां दिखाया है और वैल्यू ऑफ करंट यहां दिखाया है। और आप ये ग्राफ देखिए, ये लीनियर ग्राफ नहीं दिख रहा है, ओम्स लॉ की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो डायोड के केस में भी ओम्स लॉ जस्टिफाई नहीं होता है, इसको नॉन ओमिक कंपोनेंट माना जाता है कि इस कंपोनेंट के साथ ओम्स लॉ जस्टिफाई नहीं होता। इवन रिवर्स में जब वोल्टेज को किया, इसमें बेटा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी उतना ना सोचें, सिर्फ आप इतना सोच लें कि डायोड एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो जिसके अंदर से हमें करंट मिलता है एक ही डायरेक्शन में, और इसमें ओम्स लॉ जस्टिफाई नहीं होता है। तो ये भी हमारी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में आते हैं। इस ग्राफ की शेप को आप थोड़ा सा देख लें कि इस तरह की शेप आती है। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड। ये भी बेटे एक सेमीकंडक्टर एलॉय है। वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, नॉट एलॉय, सेमीकंडक्टर कंपाउंड है। और इसमें भी करंट और वोल्टेज वर्सेस जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है, मतलब लीनियर ग्राफ नहीं आता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, ये नॉन लीनियर रीजन आता है। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर करंट वोल्टेज बढ़ाने पर, यहाँ इस वाले पोर्शन में नॉन लीनियर रीजन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही हमारा ओम्स लॉ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये लिमिटेशन है। तो गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर कंपाउंड में भी हमारा ग्राफ नॉन लीनियर आता है। तो इस ग्राफ के बस आप थोड़ा सा शेप समझ लें, डिटेल स्टडी आप आगे करेंगे। और ये हमारी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के अंडर आता है। रेजिस्टेंस। सो बच्चों, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी of the material because of which a conductor opposes the flow of charge through it. अब हम रेजिस्टेंस का थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। जैसा आपने देखा कि रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल्स में, यदि मैं किसी सर्किट में दो अलग मटेरियल्स, कॉपर वायर को कंडक्टर की तरह यूज कर रही हूँ या एल्युमिनियम वायर को कंडक्टर की तरह यूज कर रही हूँ, तो उसमें करंट हमें अलग अलग मिलेगा। ये इसका रीजन होता है सेम वोल्टेज पर। तो उसका रीजन होता है कि मटेरियल जो होता है, वो हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपने अंदर से जाने में अपोज करता है। कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, लेंथ तो मान लीजिए इधर देखेंगे, मैं बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए इस फिगर को लिया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एक सिलिंड्रिकल है, शेप है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? बच्चों के दिमाग में ये नहीं क्लियर होता कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो सिलिंड्रिकल शेप में क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सर्कुलर हो जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि बॉटल गार्ड है, वेजिटेबल है, बॉटल गार्ड लौकी, इसको हमने स्लैब पर रख दिया और नाइफ से परपेंडिकुलर कट्स लगाए, इसके अंदर परपेंडिकुलर कट्स लगाए। तो परपेंडिकुलर कट्स लगाएंगे तो आपको सर्कुलर कट्स मिलेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है। ये देख, तो इसका एरिया हमें निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मान लीजिए कोई कंडक्टर, तो रेक्टेंगुलर कंडक्टर में जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर इसको रेक्टेंगुलर स्लैब को ले लीजिए और परपेंडिकुलर कट लगाइए इसमें क्रॉस सेक्शनल, तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। यानी इसका एरिया h इंटू, यदि विड्थ w है तो h इंटू w हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया को आप समझ सकते हो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर बच्चों क्या है इसमें? सेकेंड फैक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल।
नेचर ऑफ द मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो अब बेसिकली अबव टू फैक्टर्स ही हमारे मैथमेटिकल हैं, तो उनको कंबाइन किया तो ये आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, इक्वल साइन लगा दिया। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया जिसको नाम दिया गया, इसको रो बोलते हैं बच्चों, इस सिंबल को रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of the material of the conductor, which depends upon nature of the material and physical conditions like temperature and pressure, but independent of its size and shape. जो ये रो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट होती है, लेंथ और एरिया चेंज करने पर इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और फिजिकल टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो सकते हैं, प्रेशर चेंज होगा, लेकिन डायमेंशंस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये एक तरीके से बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मटेरियल की। हमें 2, 3, 4 कंडक्टर्स दिए हुए हैं तो हमें रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी एक्चुअल जज करती है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है। आगे देखते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोलिजन्स, क्या स्पेसिफिक रीजन क्या है रेजिस्टेंस का, ये हमें समझना होगा। स्पेसिफिक रीजन, कोलिजन्स आर द बेसिक कॉज। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करते हैं, कंडक्टर्स में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इसके अंदर। और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाया गया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां से आए हैं, कहां से आए हैं, एटम से आए हैं, तो ये इमोबाइल है। एटम्स जिसमें से ये आए हैं ये इमोबाइल है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इनको फ्री मूवमेंट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये टकरा जाते हैं, दे आर कोलाइडिंग। कभी अब फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड कर गए, कभी इमोबाइल आयन से कोलाइड कर गए। तो इस तरह से ये जब कोलाइड करते हैं तो इनका मूवमेंट क्या होता है, इनका मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट कम हो जाता है तो इनका करंट, इनको अपोजिशन मिलता है और वो अपोजिशन जो होता है वही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, collisions are the basic cause of resistance. When potential difference is applied across conductor, free electrons get accelerated. Free electrons में acceleration शुरू होता है, फ्री टकराते हैं, रुक जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर टकराते हैं, इस तरह से इनका चलता है। तो motion of a free electron is opposed as they collide with the positive metal ions. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपने अभी देखा, हमने पढ़ा, ये वाला नोट कर लीजिए आप इस फॉर्मूले को, ये आपको यूज में भी आ सकता है आगे। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अपनी नोटबुक में नोट कर लें बच्चे इसे। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, रो आर ए अपॉन एल। अब एल हमने 1 यूनिट रख दिया, एल इज से 1 यूनिट, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। ए 1 स्क्वायर यूनिट, जिस यूनिट में एल रखा उसकी स्क्वायर यूनिट में ए आ गया। दोनों को जब हम यूनिट रख देंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर, देन रो इज इक्वल टू आर। इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर पाएंगे। कि रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करें, तो हम L की वैल्यू 1 यूनिट, A की वैल्यू 1 स्क्वायर यूनिट, देन रो इज इक्वल टू A। Thus resistivity of the material
is defined as resistance of material of conductor having unit length and unit area of cross section. इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि हम एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर ले लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट लेंथ हो, यूनिट स्क्वायर यूनिट हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करें तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो स्टैंडर्डाइज हो गया कि किसी की भी हमें मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हमें यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर एरिया हम लेंगे और उसका हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो वो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाएगा। जब हमने लेंथ फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स कर दिया, तो ये डायमेंशन से फ्री हो गया, ये डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं रहा और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। आगे चलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स upon number of free electrons per unit volume. Since no number of free electrons depend upon nature of material, therefore resistivity depends upon nature of material. मतलब nature of material से क्या मतलब है कि number of free electrons per unit volume पर resistivity of the conductor depend करती है। Therefore, resistivity depends upon the nature of the material. SI unit of resistivity कैसे निकालेंगे? आपने अभी देखा rho is equal to RA upon L। उसी फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो R का यूनिट ओम, A का यूनिट मीटर स्क्वायर और ये मीटर से मीटर आप कट कर दीजिए, दिस इज ओम इंटू मीटर। तो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका नोट करने का हुआ कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों का ही कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके अंदर थोड़ा बहुत डाउट होगा भी वो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आप इसको दूर कर सकते हैं। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सभी बच्चे स्लाइड पर ध्यान देंगे पहले, चैट बॉक्स से हट करके, क्योंकि न्यूमेरिकल को जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। कैलकुलेट द नंबर 1, इसको 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर 1 मीटर लॉन्ग, 0.54 millimeter in diameter and having a resistance of 2 ohm. Find resistivity and resistance of wire when same wire of length 2 meter is taken, remaining other dimensions unchanged. Resistivity of material of the wire 1 meter long, 0.4 millimeter in diameter. बताइए, इसको नोट करिए। जैसे आपको पहले बताया था कि आप पहले केवल फर्स्ट पार्ट करिए, फर्स्ट पार्ट करके बताएंगे आप पहले। गिवन लिखिएगा, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? लेंथ 1 मीटर, 0.4 millimeter diameter, resistance R 2 ohm. First step given. Second step conversion into SI unit. Conversions of given units into SI units. Then use formula. Do calculations. You will get answer. फिर से करें कैलकुलेशन को पीयूष सिन्हा।
पीयूष सिन्हा का सही आंसर आया है। इन्होंने कैरी मिन्नती गेमिंग करके नाम दिया हुआ है, इनका भी सही आंसर है। ये सान्या बेटे अपना कैलकुलेशन चेक करें, 10 टू द पावर -5 नहीं है। पीयूष सिन्हा, वेल डन, करेक्ट आंसर। फेब्रो नाम दिया हुआ है इन्होंने, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तुषार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आंचल, वेरी गुड। कृतिका, बच्चे कैलकुलेशन आप यूनिट्स चेंज ठीक से चेंज करें, ये सवाल आपसे खुद ठीक होना चाहिए। 1 मीटर लॉन्ग लेंथ L रखेंगे, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला लिखिए, रो L अपॉन A। वेरी गुड हर्ष। इनविजिबल मैन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अमन, युगल, करेक्ट आंसर। करुणा शर्मा, वेरी गुड। संक्रांति, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गोइंग बच्चों, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। कुछ बच्चों के गलत आंसर्स भी हैं इसमें, 1.0048 नहीं है बेटे, ठीक फिर से फॉर्मूले में रखें, यूनिट को कन्वर्जन ठीक से करें बच्चे, 4 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें, 1 मीटर ऐसे ही रहेगा, R ऐसे ही रहेगा, आप जो 0.4 मिलीमीटर है उसे मीटर में चेंज करिए। वेरी नाइस दिया, वेरी नाइस कोमल, वेरी नाइस। आदित्य, ठीक करो बेटा, आदित्य ठीक नहीं है, निशु ठीक नहीं है, इसको फिर से करें। स्नेहा, नहीं ठीक है। सुस्मिता, वेरी गुड। हरिओम तिवारी, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। मनोज ठीक है, हाँ अब सही आंसर आने लगे, बिल्कुल सही आ रहे हैं, अब एक भी गलत आंसर नहीं आ रहा मेरे सामने। आदित्य, विजय ठीक है, नैन्सी ठीक। मैं सभी बच्चों के नाम नहीं बोल पाऊंगी बच्चों, इसके लिए माफी चाहती हूँ। सभी बच्चों के लिए मेरा कहना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। रागिनी आप बेटा देखें, रागिनी वैल्यू रखें फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिखें, पहले यूनिट्स चेंज करें, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। प्रवीण, वेरी गुड। विवेक, वेरी गुड। इट्स मी अंकित, वेरी गुड। सभी बच्चों के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों, स्लाइड से इधर आ जाइए, जिनके सही नहीं आ रहे हैं घर में फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जवाब बिल्कुल ठीक आएंगे। अभी आप यहां समझेंगे, लेंथ 1 मीटर, डायमीटर, देखिए बहुत आप देखिए गिवन लिखेंगे ना तो इससे आपको बहुत क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन बोरिंग नहीं रहता, इंटरेस्टिंग सा बन जाता है क्वेश्चन केवल गिवन लिखने से। लेंथ 1 मीटर, डायमीटर 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 0.0004 मीटर आ गया। आप चाहे फिलहाल यदि बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है तो आप मत चेंज करिए पावर्स में, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। आप पावर्स चेंज करने में कंफर्टेबल हैं और एफिशिएंट हैं, करेक्टली कर रहे हैं, तब पावर्स चेंज करें, नहीं तो लास्ट में एक बार में करेंगे हम, जिससे कि यदि हमारी यहाँ पावर्स चेंज करने में गलती हो गई तो हमारा सारा सवाल गलत हो जाएगा बेटा। और हमने जब लास्ट में पावर चेंज करी तो चलो लास्ट स्टेप में गलती होती भी है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही है जो हम मैनेज कर पा रहे हैं वैल्यूज को लिखना, तो आप उसको ऐसे ही लिखें, आपकी गलती एरर के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। आपने पढ़ा हुआ है 11th में, एरर्स आर एडेड, यहाँ एरर हो गई तो ऐड होती जाएंगी एरर्स, तो आप एरर लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, रेडियस, रेडियस हमारे को दिया हुआ है बच्चों, हियर रेडियस इज दिस 0. आधा कर दिया हमने, 0.4 मिलीमीटर है ना, तो डायमीटर, तो रेडियस हमने इसको आधा कर दिया और आधा करने से ये हो गया 0.001 मीटर और ये हो गया आर हमें दिया हुआ है 2, ये हमने गिवन भी कर दिया, दूसरा स्टेप भी कर दिया हमने कि हमने इसको ऐसे यूनिट में चेंज कर दिया।
हमने काफी न्यूमेरिकल का आधा पड़ाव हमारा पार हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला आता है, 75% आपका पार हो गया। गिवन लिख लिया, यूनिट्स में चेंज कर दिया करेक्टली। इसको रीचेक कर लो एक बार कि भाई डेसिमल जो है वो हमने ठीक लगाया है ना, जिस कितने के बाद डेसिमल आना चाहिए ठीक लगाया है, करेक्ट। यहाँ भी हमने क्योंकि एक गलती हो गई तो फिर हमारा सारा सवाल गलत। तो यहाँ आप रीचेक कर लो एक बार, ये ठीक, ये ठीक। अब फॉर्मूला हमने ठीक लगाया। अब क्या रह गया? अब तो सीधे आपने मैथमेटिक्स रह गई, मैथमेटिक्स लगा दीजिए इसके अंदर। ये फिजिक्स से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। फिजिक्स यहां तक है, इसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए R इज इक्वल टू 2 ओम, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1, हमने लेंथ को 1 हमने रख दिया यहाँ पे, 2 पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू हमने ये आ गई स्क्वायर, ये है R की वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने तो यहीं पर ऐसे ही रखा, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर, आप कैसे भी करें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप कैसे भी करें, आपका कैलकुलेशन यदि सही है तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आप एक बार हाथ उठा के बताएं, जिससे मैं इसको नहीं तो दोबारा से रिपीट कर दूंगी। रेडियस इज रॉन्ग, क्यों भाई रेडियस क्यों गलत है? अच्छा 2 है, ओके बेटे इसको ठीक कर लीजिए, आपने ठीक बताया। ये रेडियस जो है ये 2 आएगी बेटा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। देखिए ये रेडियस क्योंकि गलत लिख गई, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ठीक लिखी है तो हमारा आंसर ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रेडियस गलती से गलत लिख गई है, तो इसको ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर दीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर ठीक करके ही भेजूंगी PDF, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें ठीक हो जाए। तो एक मिनट, इसको ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मैं इसको ठीक करके भेजूंगी। तो देखिए क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर ठीक आया। ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो मेरा सारा आंसर गलत हो जाता है। यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉल्व ना करें, इसको यहाँ पर ऐसे ही रखें। ऐसे रखने से आपकी जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, इसको ठीक कर देते हैं बेटे, एक मिनट इरेज और कर देते हैं। एक मिनट अच्छा ये आपने कर दिया, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज 0.002, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक फिगर आपको समझाने के लिए इसमें दी थी कि ये रेजिस्टिविटी लेंथ ये है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अब ये जा नहीं रहा, एक मिनट, अच्छा चला गया, ठीक। हाँ सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में लेंथ 2 मीटर। अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या से हमने पढ़ा नहीं ठीक से, सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। सेकेंड पार्ट है बेटा रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन सेम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज टेकन रिमेनिंग अदर डायमेंशंस अनचेंज्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन सेम वायर ऑफ लेंथ सेम है, सेम वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायर नहीं चेंज किया, लेकिन पहले लेंथ थी 1 मीटर और अब लेंथ हो गई है 2 मीटर और अदर डायमेंशन सेम है, मतलब केवल लेंथ चेंज हुआ है। ये 0.4 मिलीमीटर है डायमीटर और रेजिस्टेंस 2 ओम है। आगे चलते हैं। गिवन लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, diameter is equal to 0.4 millimeter,
इसको भी ठीक कर देंगे हम, यहाँ भी ये गलत है, इसको ठीक कर देंगे। कर दें सर, यदि कर सकते हैं तो इस वाले पार्ट को भी ठीक कर दें। रेजिस्टिविटी 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिर आंसर में भी प्रॉब्लम आएगा, इसको हम ठीक करके भेजेंगे आपको, ठीक है। पर आप इसको तरीका देख लीजिए, तरीका देख लीजिए आप। और इसमें बेटा मेन जो हमारा मकसद है कहने का वो ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ द सेम वायर, as resistivity is independent of the dimensions. Resistivity only depends on nature of the material, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारी चेंज नहीं होगी, वायर की डायमेंशंस चाहे चेंज हो। और इसको फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं रेक्टिफाई करके भेजूंगी क्योंकि यहाँ पर भी मुझे एक थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ 0.002, 0.002, ठीक है, इस सर ने ठीक कर दिया है। आप इसको इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है कॉमन कॉमर्शियल रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टर्स बेटे हम यूज करते हैं सर्किट में, जो किसी अप्लायंस में, डिवाइस में, जगह जगह हमारा रेजिस्टर यूज होता है। तो टू मेजर टाइप ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। पहला रेजिस्टर होता है वायर बाउंड रेजिस्टर और दूसरा रेजिस्टर होता है कार्बन रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर वो रेजिस्टर है जो मेड अप ऑफ एलॉय लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम रेजिस्टर बना रहे हैं तो रेजिस्टर तो ऐसा वायर, ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो दिस इज मेड अप ऑफ एलॉय लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम which are relatively insensitive to temperature but inconvenient due to large length, ठीक है। ये वाला जो हमारा वायर बाउंड रेजिस्टर में जो हमने रियोस्टेट देखा था, ये वायर बाउंड रेजिस्टर ही है। और ये कोई भी नाइक्रोम वायर हमने ले लिया, वो भी हमारा वायर बाउंड रेजिस्टर ही है। तो ये जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, ये हम मैंगनीन एक एलॉय है, मैंगनीन आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम टू टेम्परेचर, बट दे आर इनकन्वीनियंट। ये इनकन्वीनियंट है ड्यू टू लार्ज लेंथ। नेक्स्ट है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले, resin binder, pressed and molded into cylindrical rods enclosed in plastic or ceramic jackets. ये कार्बन, ब्लैक कार्बन, क्ले, रेजिन बाइंडर, इनको प्रेस करके और या तो प्लास्टिक में या सेरेमिक जैकेट्स में इस तरह का दिखाई देता है बेटा। इसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, कलर बैंड्स बने होते हैं। और ये जो कलर बैंड्स हैं, इनको देख करके ही हमें रेजिस्टर की वैल्यू पता लग जाती है। इस पे लिखा नहीं है, केवल कलर बैंड को देख करके इसकी रेजिस्टर की वैल्यू। और ये बहुत इजी है, हल्का है, इजी है यूज करने के लिए, बहुत ही छोटा सा होता है। आप लेबोरेटरी में इसको देखेंगे। इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये जैसे कार्बन रेजिस्टर्स 3 दिखाए गए हैं यहाँ पर, और इसमें देखिए इस तरह से कलर बैंड्स हैं। ये कलर बैंड्स हैं, इधर देखिए ये कलर बैंड्स हैं। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स हम इसमें निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है, फर्स्ट 2 रिंग्स, जो 3 रिंग्स हैं, जहां पर भी 3 रिंग्स हैं, वहां के एक्सट्रीम एंड से आप रिंग्स को काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे यहां पर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं देखेंगे, आप 3 रिंग्स को देखेंगे, फर्स्ट 2 रिंग्स। तो ये जो फर्स्ट 2 रिंग्स हैं, यहाँ पर ये रेड और पर्पल, ये वायलेट, ये फर्स्ट 2 रिंग्स हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट 2 रिंग्स हैं। तो फर्स्ट 2 रिंग्स ए बी हमने नाम दिया इन्हें। फ्रॉम द एंड gives the first 2 significant figures of the resistance. थर्ड रिंग, यहाँ पे आपको एक थर्ड रिंग दिखाई दे रही है, ये डेसिमल मल्टीप्लाई, एक फॉर्मूले में रखेंगे बेटे हम, इसको पूरा देख लेते हैं।
इस तरह का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट 2 रिंग्स को हमने ए बी बोल दिया, सेकेंड रिंग्स 10 to the power c प्लस माइनस, एंड डी इज द दिस लास्ट रिंग, डी गिव्स द टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि कितना इसके अंदर, कितना ये टॉलरेट करता है, कितना एरर हम इसके अंदर मान सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू कलर बैंड से आ रही है और एक्सपेरिमेंटली हम इसको लगाते हैं तो प्लस माइनस उतना % इसका वैल्यू वेरी कर सकता है, वो हो सकता है, एडमिशेबल है। ये देखिए इसमें जो कलर्स हैं, ये कलर्स ये वाले यूज किए जाते हैं, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और इनको लेटर्स बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, इसको इस तरह से याद किया गया है, मैं अभी बताऊंगी। तो ये ब्लैक को 0 नंबर दिया गया है, ब्राउन को 1 नंबर दिया गया है, रेड को 2, इस तरह से 0 1 2 3 4। तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा बेटे, और इस ऑर्डर को याद करने के लिए अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी, यहाँ पे दूंगी, वो आप याद कर लीजिएगा। तो वो याद करने से ऑर्डर याद हो जाता है। साथ में टॉलरेंस के लिए गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, मान लीजिए यहाँ पे कोई कलर नहीं है तो उस कलर, उसमें आप नो कलर का टॉलरेंस रख देंगे यहाँ डी पर, ठीक है। तो अब पहले ये देख, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यहाँ याद करने के लिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ये आप याद कर लीजिएगा। तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये लेटर लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके नंबर आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का टॉलरेंस परसेंटेज लिख देंगे, प्लस माइनस में जो हम यहां पर लिखेंगे 5%, 10% एंड 20%, ठीक। तो अब आप एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं कि कैसे करेंगे, इसमें कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, इसका हमें वैल्यू निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, येलो, फर्स्ट लाइन हमें ए और बी में फर्स्ट येलो और सेकेंड वायलेट। तो देखिए फर्स्ट येलो 4 हमने लिखा 4, वायलेट 7 हमने लिखा 7, इंटू 10 to the power डी हमारा है रेड, रेड की वैल्यू 2, रेड की वैल्यू 2, प्लस माइनस, फॉर्मूले का प्लस माइनस, डी दिस सिल्वर। सो ये डी आपका आ गया 10% एंड 10% हो गया हमारा सिल्वर, ठीक है। तो 47 इंटू 10 to the power 2 प्लस माइनस 10%। समझ आया आपको? कोई बच्चा, मुझे ये दिख रहा है, प्लीज रिपीट, आप क्या रिपीट करना चाह रहे हैं? हाउ कलर इफेक्ट्स रेजिस्टेंस। हाँ, फिर से देख लीजिए बेटे, आप जो कलर, ये कलर बैंड एक फॉर्मूले की तरह बनाया गया है बेटा। इसके कलर बैंड से एक हम कार्बन रजिस्टर के ऊपर कलर बैंड कितना, एक फॉर्मूला बना दिया, एक फॉर्मूला डिराइव निकाल दिया कि यदि हम इस पे कलर बैंड्स बना दें तो हमें रजिस्टर की वैल्यू इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, और हम इस टेबल को याद कर लें, हमारे पास कलर बैंड्स हैं तो हम खुद ही रजिस्टर्स की वैल्यू खुद ही निकाल सकते हैं। जितने वैल्यू का रजिस्टर है उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूले में कलर के हिसाब से कलर बैंड्स बना देते हैं, बस ये है। तो इसको पढ़ने को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए बेटा, जो आप 3 कार्बन रजिस्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं और तीनों में कलर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो पहला ये वाला जैसे मान लीजिए हमने लिया, तो इसमें यहाँ हमें रेड दिखाई दे रहा है, ये वायलेट दिखाई दे रहा है और ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, और इसको हम गोल्ड मान के चलते हैं कि ये गोल्ड है। तो
फर्स्ट 2 डिजिट, हमें इसकी, ये एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कोडिंग है, आपको इसकी डिकोडिंग करनी है। तो डिकोडिंग करने का फॉर्मूला है ये, जैसे कंप्यूटर में डिकोडिंग करते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये कोडिंग करी हुई है इसके ऊपर। आप इसको डिकोडिंग करेंगे इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको पता है, जिसको जिसको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए बी 2 रिंग्स आपको पता है। अब हमें ये वाला टेबल हमें पता होना चाहिए। टेबल को याद करने का तरीका बता दिया कि भाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ करके आप इसके डिजिट्स को लिख दीजिए। डिजिट्स को लिखने के बाद ये कलर, आपको जैसे ही डिजिट्स लिखेंगे आपको ये कलर आ जाएंगे। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, याद रखिएगा थोड़ा सा कि पहले ब्लैक आएगा बाद में ब्राउन आएगा। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। इसके बाद 0 1 2 3 4 आप लाइन से इसके आगे लिखते जाइए। इसमें आपको 9 तक लिखना है। एक बार आपने ये टेबल बना ली, फिर गोल्ड सिल्वर और नो कलर लिख दीजिए। 5 10 20 आप याद कर लीजिए और लिख दीजिए। एक बार आपने ये टेबल बना ली, उसके बाद आपके पास कोई भी कार्बन रजिस्टर आ गया, आप उसकी कोडिंग को डिकोडिंग कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप फर्स्ट टूल हम इसको करते हैं, सपोज इसको डिकोड करना है हमें, तो डिकोड करना है तो रेड कलर कितना वैल्यू 2, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है बेटा, तो ये डिकोडिंग करेंगे, आप डिकोडिंग करेंगे तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। आप इसकी वैल्यू देखिए कितना आ रहा है आपकी 10%। गोल्ड का रखना है बेटा आपको, इसमें ये गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू तो हमने 5% दी है। तो देखिए ये इसकी डिकोडिंग आ रही है 27। देखिए 2 रेड कलर, देखिए रेड कलर 2, ठीक है। फिर हमारा आया वायलेट कलर 7, वायलेट कलर 7। उसके बाद तीसरा आया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर देखिए कितना है 5। सो 27 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस ये है हमारी गोल्ड, तो गोल्ड की हमारी आ गया 5%। और 5% मतलब इसकी वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए 50 ओम का आपका रजिस्टर है, तो 50 ओम के रजिस्टर में 5% मान लीजिए टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस का मतलब ये हो गया बेटे कि 5% का मतलब +5 55 और -5 45। 45 से 55 तक यदि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रहा है तो ठीक है, इतना एडमिशिबल है। ठीक है, ये टॉलरेंस हो गई। इसी तरह इसकी वैल्यू आप निकालिए 20 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इस तरीके से 10 टू द पावर 6 आएगा बेटा ये, क्योंकि जो डी है, डी हमारा कलर आ गया सी डी 5%, और सी है हमारा इसमें ब्लू कलर, तो ब्लू कलर की वैल्यू 6 है, टेबल में ब्लू कलर की वैल्यू 6 है। हाँ ये ठीक है बेटा, 27 इंटू 10 बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर आपका। 27 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 5। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आ रहा है। कलर बैंड बेटा गुड्डू पूछ रहे हैं, गुड्डू प्रजापति की यूज कलर बैंड का क्या है। मैंने बेटा आपको बताया कलर बैंड क्या है, कि फैक्ट्री से आपको कोडिंग करके दे दी गई कि आप, और आपको इसको डिकोड कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला है। तो आप डिपेंडेंट नहीं है कि इसकी वैल्यू कहाँ है, क्योंकि इतना छोटा है कि छोटी सी वैल्यू लिखी जाएगी तो वो दिखाई भी नहीं देगी। तो आपको कलर्स दिखाई देंगे, कलर्स दिखाई देंगे और वो वैल्यू फेड हो सकती है, तो कलर्स करके दे देते हैं इस पे कि आप इसकी कलर, आप इसको डिकोड कर लीजिए अपने आप। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स एक मेरे को लगता है कि सही आ रहे हैं। 20 इंटू 10 आगे चलते हैं। हाँ जी, ये आपका चेक पॉइंट है बच्चों, जो आपसे बोला गया था। सभी बच्चे स्लाइड पर आ जाएं। चार्जेस आर, एक ही चेक पॉइंट बनाया है बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से मुझे इसके आंसर देंगे। सभी बच्चे स्लाइड पर आ जाइए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो डाउट सेक्शंस में दें बेटे, और इस चेक पॉइंट को पढ़ें और जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्जेस आर एट रेस्ट।
हाँ मैं क्वेश्चन देख रही हूँ आपके। हाँ ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक आंसर्स दे रहे हैं। ओके, कम टू द चेक पॉइंट। चार्जेस आर एट रेस्ट, आंसर दीजिए इसका। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। सेकंड पे आ जाइए। ग्राफ शोज, ये ग्राफ ये आपको पढ़ाया है अभी मैंने, ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को स्टडी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड बच्चों, स्विच टू सेकंड क्वेश्चन। डायोड, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दें, अभी फर्स्ट ही चल रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। कम टू द सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड, सी, सी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी डी से ऑप्शन बताएं। डायोड, बच्चे कह रहे हैं डायोड का ग्राफ है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं इसका मतलब। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा। डायोड, डायोड, सभी बच्चों का सही जवाब, डायोड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटे, डायोड, वेल डन बच्चे, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड, लाजवाब, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटे, टाइम खत्म होने वाला है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अभी कुछ क्वेश्चन है वो मैं करना चाहूंगी आपके साथ। चार्जेस आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्जेस आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बताइए कहां पर चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नन ऑफ द अबव। कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नो बेटे, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस, थर्ड, थर्ड का बी आंसर सही आने लगे, थर्ड पे आए बच्चे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बहुत ध्यान से पढ़ा है आपने, अपनी पीठ थपथपाएं, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन, चार्जेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नेक्स्ट, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा आ रहा है बेटे। कांस्टेंट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4 volt battery is connected to a lamp of 2 ohm, calculate the current through the lamp, calculate the current through the lamp। फोर्थ, डी, वाओ, जवाब आने लगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल फॉर्मूला, गिवन वोल्ट ओम करंट, ओम्स लॉ, यूज ओम्स लॉ, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट गोइंग। नेक्स्ट, चार्जेस आर इन एक्सेलरेटेड मोशन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 5th क्वेश्चन पर आ जाएं बच्चों। 5th क्वेश्चन, चार्जेस आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने आपको एक लाइन बताई थी, और जिसमें, यस, वेरी गुड, एक सही जवाब आया, रचना, वेरी गुड, कोमल, हेमिक का आप ध्यान से देखें बेटा फिर से। 5th का, यस, ए, 5th ए, यस, करेक्ट, सही जवाब, 5th ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक लाइन में पढ़ाया था लेकिन आपको याद है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वो लाइन भी याद है जिसका आगे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटे। द एपरेटस इज कॉल्ड, ये एपरेटस आपको मैंने 2 बार दिखाया, 3 बार, क्या है इसका नाम? रियोस्टेट, वेरी नाइस,
रियोस्टेट, रजिस्टर नहीं है बेटा, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट ही लिखेंगे, जब रजिस्टर और रियोस्टेट चॉइस दी हुई है आपको, रियोस्टेट ही लिखेंगे। वेरी गुड। 6th बी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 6 का बी करेक्ट आंसर है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, conventional current, transient current, or none of the above? 7th question. Very good. 7th question पे आ जाइए। Seventh question. This is electronic current or conventional current? 7th B correct answer, conventional current. Very good. 7th B correct answer, conventional current. Very good बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, if charge in coulomb is given by q is equal to 5t plus 5, then charge flowing at t is equal to 9 second will be। 8th क्वेश्चन, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इसका ध्यान रखिएगा, करंट नहीं निकालना हमें यहाँ पे। 8th क्वेश्चन, यस, 8th का बी सही जवाब, 8th का बी नहीं, 8th ए, 8 ए सही जवाब आ रहे हैं आप। हाँ, आपने करंट नहीं निकालना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है, हमें चार्ज निकालना है। सीधे t इज इक्वल टू 9 रखिए यहाँ पे, 50 ओम आंसर, 50 कूलम आंसर आएगा। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज V अक्रॉस अ रेजिस्टर अगेंस्ट द करंट I। ये V और I के अगेंस्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, passing through the same resistor, same resistor है। what is the resistance of the resistor in the circuit? आपको ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना है। कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट ले लीजिए इस पे, मैंने एक कन्वीनियंट पॉइंट को बल्कि हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए। नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ का आंसर यहां पर, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहां पर वैल्यू करेक्ट दिखाई दे रही है। यहां पर हमें बिल्कुल क्लियर, कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट, वैसे कुछ भी पॉइंट आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। इस पे पॉइंट पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बी और आई के लीजिए और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। 10 ओम बी, यस यस, 9th का बी 10 ओम, 10 ohm is the correct answer, 10 V 10 and I corresponding I is 1 ampere। yes, 9th का B correct, very good, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए बच्चों, 10th है, 10th स्लाइड, 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेट वेलोसिटी ऑफ रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर में हम रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, उसकी नेट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर इज, बहुत ज्यादा है, लो है, जीरो है, या कुछ भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन, देखेंगे। 10th क्वेश्चन सी, वेरी गुड, 10th सी, कपिल, वेरी गुड, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, सभी बच्चे अच्छा दे रहे हैं। 10 सी, वेरी नाइस। 10 सी, जीरो भी लिख रहे हैं, वो भी ठीक है बेटे, वैल्यू जीरो ही रहती है। आपने ठीक, बिल्कुल आपको बिल्कुल ठीक याद आ रहा है कि रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो
0 होती है। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। आगे बढ़े। अ वायर ऑफ रेडियस r, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ वायर ऑफ रेडियस r has resistivity r if it is stretched of the wire of r by 2 radius. If it is stretched of the wire of r by 2 radius, then resistivity will be। एक वायर है जिसकी रेडियस r है और रेजिस्टिविटी कैपिटल R है। यदि इफ इट इज स्ट्रेच, यदि इसको स्ट्रेच किया गया तो ऐसा वायर मिलता है जिसकी रेडियस r/2 हो जाती है। खींचने पर वायर को रेडियस कम हो गई r/2, रेजिस्टिविटी क्या होगी? इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इलेवन डी, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आर, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। जिन बच्चों को ये स्टेटमेंट याद है वो आर ही लिखेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर चेंज नहीं होती है यदि हम उसको डायमेंशंस चेंज करते हैं। तो इसका भी करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर आर डी होगा, यानी 11th का डी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका असाइनमेंट है बच्चों। यस, करेक्ट आंसर बेटे, 11 से डी, आर, आर रहेगी बेटे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। 11th का डी करेक्ट आंसर है बेटे। नहीं, 4R नहीं होगी, बी नहीं होगी, ये पॉइंट समझ लें। डायमेंशंस चेंज करने पर किसी भी तार की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। यस, ये देखिए लिख रहे हैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। वेरी गुड, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। सो डी इज द। शीतल गुप्ता, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रीड बेटा, असाइनमेंट पे आ जाते हैं अब हम। रीड एंड अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ द नोट्स एंड लर्न। बहुत अच्छे से आप इसकी सब लाइंस पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, और जब कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, अभी आपको लग रहा है कि काफी समझ में आया, फिर भी आप इसको 1-2 बार और पढ़ें और ये बिल्डअप होगा आपके अंदर। और फिर इसको कम से कम 2 बार लिखकर देखें। ऐसा करेंगे, इसको रूटीन बना लें। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको कम से कम उसी दिन पढ़ना है, समझना है और 2 बार लिख के देखना है। एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास तक तो इतना करके रखें। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाएं बेटा, विद द हेल्प ऑफ PDF आपको भेज देंगे थोड़े करेक्शंस करके, और एनसीईआरटी बुक की हेल्प से अपने नोट्स खुद बनाएं। नेक्स्ट क्लास तक आप ये काम 2 करके रखेंगे। और थर्ड, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, थर्ड चैप्टर, आपको ये नंबर देख के पता लग जाएगा कि दिस इज फ्रॉम थर्ड चैप्टर। 3.17 करें, 3.18 का बी पार्ट आप कर पाएंगे इतना करने के बाद, और 3.19 कर पाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आप जरूर एनसीईआरटी बुक में से करें। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ें। जो आपको चेक पॉइंट करे हैं आपने, खुद आंसर दिए हैं, तो यहाँ इसकी मैंने एक आंसर की भी दे दी है। ठीक है सर, शुड आई एंड? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच एस्पायरेशन टीम, ऑल फैकल्टी, फिजिक्स। अच्छा, थैंक यू का मैंने नहीं दिखाया। ओके ओके फाइन, कोई बात नहीं, दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। एक थैंक यू का स्लाइड रह गया मेरा, कोई बात नहीं। नहीं आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फाइन। थैंक यू एस्पायरेशन टीम, थैंक यू फैकल्टी, थैंक यू सो मच।